everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from LearnoHub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो हम दो फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ एंड मास पढ़ चुके हैं, अब बची हुई दो क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us first recall what we have already studied in this chapter. The first physical quantity is length. Length क्या है? दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, से A एंड B है तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है? लेंथ कहलाता है। और उसका SI यूनिट है मीटर। उसके सिवा किलोमीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, राइट। डिपेंडिंग ऑन हम कितनी लंबी लेंथ की बात कर रहे हैं या कितनी छोटी लेंथ की बात कर रहे हैं, सो अकॉर्डिंगली वी सिलेक्ट आर यूनिट्स। नेक्स्ट इज मास। सो मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक बॉडी में, वो उसका मास कहलाता है। एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट? इट इज किलोग्राम्स, दैट इज kg। तो k छोटा होगा और g भी छोटा होगा। इसके सिवा ग्राम्स इज अनदर यूनिट, मिलीग्राम इज अनदर यूनिट, नॉट ग्राम्स बट ग्राम इज अनदर यूनिट, मिलीग्राम इज अनदर यूनिट। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास। सो आई होप क्विक रिकैप हो चुका है। आई होप लास्ट सेशन के बाद आपने कन्वर्जन्स को, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर किया होगा। नहीं किया है तो अभी भी टाइम है, प्लीज़ गो एंड प्रैक्टिस देम। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो हम टाइम को कैसे मेजर करेंगे? तो अगर हम टाइम की बात करें तो हम बोलते हैं कि अच्छा, मैं पेपर देने बैठी थी तो आई स्टार्टेड एट 11 एंड आई फिनिश्ड माई पेपर बाय 12:30। तो मुझे सिर्फ 1.5 आवर लगा अपना पेपर फिनिश करने के लिए अच्छे से, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज टाइम। तो टाइम क्या होता है? दो किन्हीं भी इवेंट्स के बीच में से एक स्टार्टिंग और एंड के बीच का जो इंटरवल होता है। मैंने पेपर शुरू किया 11 बजे, ठीक है, और मेरा पेपर ख़त्म हुआ 12:30 बजे, राइट। सो द इंटरवल बिटवीन दीज टू इंस्टेंसेस और इवेंट्स इज कॉल्ड एज टाइम। तो टाइम को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मीन सोलर डे। तो मीन सोलर डे क्या होता है? मीन सोलर डे मतलब एक सोलर डे जो होता है, दैट इज द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। तो अपनी एक्सिस पे एक जो रोटेशन कंप्लीट होता है, सो दैट इज कॉल्ड एज सोलर डे, ठीक है। तो मीन सोलर डे क्या हुआ? सो अ मीन ऑफ 365 सोलर डेज इन अ ईयर। तो 300 कितने डेज होते हैं एक साल में? 365, ठीक है। तो लीप ईयर को नहीं हमने कंसिडर किया है, नॉर्मल। सो इट इज़ 365। तो जो मीन होता है 365 सोलर डेज का, उसे हम मीन सोलर डे बुलाते हैं। तो इन दोनों ही टर्म्स को समझना है और अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। तो ये आपको याद रखने हैं अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो, करेक्ट। सो आई होप द बेसिक इज क्लियर। लेट अस मूव ऑन टू द एसआई यूनिट्स नाउ। तो हमने जितने भी यूनिट सिस्टम्स पढ़े हैं, जैसे सीजीएस, एसआई, तो इन सब में हमने एक चीज़ कॉमन देखी थी कि जो यूनिट है ना वो सेकेंड्स में होते हैं। यही देखा था हमने सब में, एस था लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूनिट है टाइम का, द एसआई यूनिट और द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो सेकेंड क्या होता है? तो हम कैसे लिखते हैं? सेकेंड, स्मॉल एस, लाइक 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो 1 सेकेंड होता है, ये एक्चुअली होता क्या है? सो 1 सेकेंड इज द टाइम इंटरवल बिटवीन 2 consecutive ticks that we hear from the pendulum clock। तो ये एक पेंडुलम क्लॉक है। तो ये क्या करती है? ये ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बिना रुके बिना थके ये बस ऐसे 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 पेंडुलम जो है वो हिलता ही रहता है। तो जो 2 कॉन्जिक्यूटिव टिक्स होती हैं, जो साउंड होती है, टिक साउंड होती है,
उसका वो जो टाइम इंटरवल होता है दैट इज 1 सेकेंड। करेक्ट। तो अब हम कोई भी, जैसे मैंने बोला MKS, FPS, CGS, कोई सा भी अगर हम सिस्टम ले लें यूनिट्स का, तो सब में सेकेंड इज द यूनिट फॉर टाइम, राइट। तो अब 1 सेकेंड को हम एक और तरीके से लिखते हैं, सो वी ऑल्सो राइट इट एज 1/86,400, so we also write it as 86,400 parts of solar day, right? So this is one more way of writing this 1 second mean solar day, राइट। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम, अब देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपको कन्वर्जन्स आएंगी, तो सेकंड्स तो हम बहुत छोटा यूनिट लेते हैं, लेकिन कई बार हमें चीज़ें मिनट्स में बतानी पड़ती हैं कि चलो 20 मिनट्स तक टीवी देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। सो 20 मिनट्स सेकंड से बड़ा यूनिट है, देन उससे बड़ा यूनिट आता है आवर, उससे भी बड़ा यूनिट आता है डे, उससे बड़ा यूनिट आता है ईयर। सो दीज आर द डिफरेंट यूनिट्स फॉर टाइम। तो जैसे अगर मैं मिनट की बात करूँ, सो 1 मिनट इज इक्वल टू, 1 मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स होते हैं, करेक्ट। तो इसका मतलब कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट, राइट। वैसे ही अगर मैं 1 आवर की बात करूं, तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होंगे, सो 60 मिनट्स, सो 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको इंडिविजुअली याद रखना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये कन्वर्जन वैसे हम छोटी क्लासेस में भी थोड़ा बहुत तो इनके बारे में पढ़ते हैं। सो 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स एंड 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स। तो इसीलिए हमने 60 मिनट्स को 60 सेकेंड से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास 1 आवर के क्या आ गए, सेकेंड्स आ गए। तो कितने, 3600 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम ना ये जो मेजरमेंट है ना, यूनिट्स जो है फॉर मेजरिंग टाइम, वो देखते हैं। तो सेकेंड हमें पता है क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर वही 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है, सिर्फ एस, एंड 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, एंड इट इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, करेक्ट। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ये वही है जो हमने अभी इससे पहले किया। इसके सिवा कुछ और चीज़ें भी आती हैं, दैट इज़ डे। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं। वेरी गुड। तो 24 आवर्स होते हैं, मतलब 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 60 मिनट। तो ये मिनट का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें इसको 1 डे को अगर हमें सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। सो 24 आवर्स हैव 60 minutes, each hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. So what answer we'll get? देखो थोड़ा फेमिलियर सा नंबर लग रहा है, अभी हमने किया था। सो 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज 1/86,400th पार्ट ऑफ द मीन सोलार डे। तो वो यहीं से आया है, ठीक है। तो इसको मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं कि 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/86400। लिख सकते हैं कि नहीं, क्या, पार्ट ऑफ मीन सोलर डे, राइट। तो ये एक ही बात हुई। तो जो हमने 1 सेकेंड की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये वही आया। ओके, अब हम 1 ईयर की बात करते हैं। तो 1 ईयर की अगर हम बात करें, तो 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, हम लीप ईयर को नहीं, हम बाकी ईयर्स को काउंट करेंगे। सो इट इज़ 365 डेज, करेक्ट है। अब 365 डेज में कितने आवर्स होते हैं, तो हर दिन में होते हैं 24 आवर्स, हर 24 आवर में होते हैं 60 मिनट, हर 60 मिनट में होते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज सेकेंड। तो ये कितना सेकेंड हो गया। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें, तो
इसका आंसर तो हमें पता है कितना है 86400 सेकेंड। और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल सेकेंड्स में लेकर आएँ, सो इट विल कम आउट टू बी 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो आपको करनी है। तो अगर आपको कोई पूछे कि एक साल में कितने सेकंड्स होते हैं, तो इनिशियली तो क्या होगा कि आप कैलकुलेट करोगे, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया है, लेकिन जब इसी कैलकुलेशन को आप 5 बार भी प्रैक्टिस कर लोगे ना ध्यान से, ठीक है, उसके बाद ये नंबर आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। तो आपको इनिशियली, जैसे कि मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था कि इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर आया कैसे है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पर 1 डे के सेकंड्स निकाल रहे थे, तो इनिशियली आपको पता होना चाहिए कि अच्छा 1 डे मतलब 24 आवर्स में हर आवर में 60 मिनट्स और हर मिनट में 60 सेकंड्स। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 1 डे के सेकंड्स आ गए, ठीक है। 1 ईयर के कैसे निकाले, तो एक साल में 365 डेज, तो हर दिन में 24 घंटे, हर घंटे में 60 मिनट्स, हर मिनट में 60 सेकेंड्स। तो हम उसको मल्टीप्लाई करते गए। तो आपको सिर्फ ये इनको प्रैक्टिस करना है और उसके बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 बार प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद ना ये सब कुछ ऐसे ही दिमाग में बैठ जाएगा और बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर, आई होप द कन्वर्जन्स आर क्लियर। कैसे हमने किया है, पहली बार में डिजिट्स नहीं याद होंगे, बहुत कम बच्चे हैं जिनको होंगे। आपको याद करने भी नहीं है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद करने ही नहीं है, आपको सिर्फ कन्वर्जन्स को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डू अ क्विक रिकैप अगेन। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम? सो इट इज़ सेकेंड्स। हर एक सिस्टम में जो यूनिट है दैट इज सेकेंड। सेकेंड के बाद आता है उससे बड़ा यूनिट दैट इज मिनट। सो 1 मिनट हैज़ हाउ मेनी सेकेंड्स? 60 सेकेंड, ठीक है। देन आवर, सो 1 आवर has 1 into 60 minutes and it has 60 seconds. So how many seconds? 3600 seconds, ठीक है। Then 1 day, ठीक है। So 1 day has how many hours? 24 hours. Each hour has 60 minutes and each minute has 60 seconds. सिंपल। तो कितना आंसर था हमारा? ये डिजिट आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। अब आता है ईयर। सो 1 ईयर, सो 1 ईयर में हाउ मेनी डेज? 365 डेज, राइट। सो 365 डेज में हाउ मेनी आवर्स? एवरी डे हैज़ 24 आवर्स, ठीक है। फिर एवरी आवर हैज़ हाउ मेनी मिनट? 60 मिनट। एवरी मिनट हैज़ हाउ मेनी सेकेंड्स? जल्दी से बताओ। 60 सेकेंड्स, राइट। तो ये देखो एक और आ गया। तो सो इट इज़ 3.15 इंटू 10⁻⁷ सेकेंड। मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, जीरोस बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ है, सिंपल है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द डिवाइसेस। अब जैसे मैं बोलूँगी कि अभी मैंने खाना खाना शुरू किया था, बहुत देर लगी मुझे खाना फिनिश करने में, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक स्टैंडर्ड या एक इनफॉर्मल वे है बात करने का कि बहुत देर लगी। देर, अब वो देर कितनी है? वो 1 घंटा भी हो सकता है, वो 2 घंटे भी हो सकते हैं, वो 3 घंटे भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस होते हैं जिनसे हम इस टाइम इंटरवल को मेजर करते हैं। तो देयर आर 4 ऑफ देम, सो लेट अस टॉक अबाउट देम इन डिटेल। सो मेजरिंग डिवाइसेस में सबसे पहले है पेंडुलम क्लॉक। तो पेंडुलम क्लॉक जैसे हम बात कर रहे थे कि वो एक एक्सट्रीम कॉर्नर से दूसरे एक्सट्रीम कॉर्नर पे जाती है, फिर वापस फर्स्ट कॉर्नर पे आती है, फिर दूसरे कॉर्नर पे जाएगी, फिर देन इट विल कम बैक टू द फर्स्ट वन, राइट। तो जब ये एक एक्सट्रीम कॉर्नर से दूसरे पे पहुंचती है, सो दैट इज काउंटेड एज 1 सेकेंड। फिर जब ये सेकेंड एक्सट्रीम कॉर्नर से वापस फर्स्ट एक्सट्रीम कॉर्नर पर आती है, सो दैट इज काउंटेड एज अ सेकेंड। तो ये जो इसका एक पूरा कंप्लीट एक रोटेशन है, यहाँ से यहाँ जाना और यहाँ से वापस यहाँ पर आना, सो दिस इज काउंटेड एज 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये 2 सेकेंड काउंट होते हैं, करेक्ट। दूसरी आती है वॉच।
तो वॉच क्या है, जैसे हम पहनते हैं या क्लॉक या वॉच, तो ये जो क्लॉक या वॉच होती है ना, ये भी कुछ ऐसी ही होती हैं कि इनमें भी जो 3 सुई होती है, जैसे कि हमारे पेंडुलम क्लॉक में होती है, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेजर द टाइम। ठीक है, तो अब डिटेल में ना थोड़ा सा इसके इसमें जो नीडल्स हैं उनको देखते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको 2 ही दिखाई दे रही हैं, बट एक्चुअली होती कितनी है, 3 होती हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है दिस इज आवर हैंड, राइट, सो इसे आवर हैंड बोलते हैं। इसको बुलाते हैं मिनट हैंड। और ये जो एक सबसे पतली वाली जो सुई है ना, अपने आपके आसपास जो भी क्लॉक होगी, वॉल क्लॉक होगी, उसको ध्यान से देखो, सो इसको बुलाते हैं सेकंड हैंड। ठीक है, तो मतलब एक जो है वो हर एक सेकंड को मेजर कर रही है, एक है जो मिनट्स को मेजर कर रही है, और एक है जो आवर को मेजर कर रही है। बात क्लियर हुई? तो देखो, ये जो एक सेकंड हैंड है, जैसे ही पेंडुलम जो है वो एक एक्सट्रीम कॉर्नर से दूसरे पर पहुंचेगा तो ये एक पॉइंट मूव करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ना यूजुअली यहाँ पर भी मार्किंग्स होती हैं बीच में, तो ये जो स्मॉल मार्किंग्स होती हैं तो ये एक से नेक्स्ट पर मूव करेगी। ठीक है, एक पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेगी। दूसरा, जब ये वाली सेकंड हैंड एक पूरा टर्न कंप्लीट कर लेगी, मतलब एक सेकंड हैंड जो है जब ये एक 1 कंप्लीट राउंड ले लेगी तो क्या होगा, तो मिनट हैंड एक पॉइंट से, जैसे ये यहाँ पर है तो ये यहाँ से अगले पॉइंट पर जाकर पहुँच जाएगी। तो इसका मतलब है कि 1 मिनट पास हो चुका है। बात क्लियर हो गई? अब बचता है आवर हैंड। तो अब मिनट हैंड भी मूव कर रही है। ठीक है, जब मिनट हैंड ये पूरा कंप्लीट कर लेती है, जब ये एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी, ठीक है, ये यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लेती है, सो देन दिस, ये एक पूरा राउंड कंप्लीट होगा, तो यहाँ पर ये जो 10 पर है इस टाइम, ये आवर हैंड कहाँ पर चला जाएगा, 11 पर। कब जाएगा? जब मिनट हैंड जो है ये एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लेगी। बात समझ आ गई? तो ऐसे ही होता है ना। तो देखो 1 आवर हैज़ 60 मिनट्स। ठीक है, तो ये जो एक एक यहाँ पर मार्किंग देख रहे हो, ये एक एक मिनट बता रहा है हमें। तो जब ये पूरे 60 मिनट्स कवर हो जाएंगे तो 1 आवर हो जाएगा। तो आवर हैंड जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर शिफ्ट हो जाएगी, वो ये 5 पॉइंट्स मूव कर जाएगी आगे। ठीक है, फिर 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स। ठीक है, कितने सेकेंड्स? 60 सेकेंड। तो जब ये वाली सुई, मतलब जब मिनट हैंड एक पूरा राउंड ले लेगी, तब हमारी मिनट हैंड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव कर जाएगी। मतलब जब 60 सेकेंड्स यहाँ पूरे हो जाएंगे तो 1 मिनट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट होता है हमारी वॉचेस में, हमारी क्लॉक्स में। ठीक है, तो ये तो मतलब ये पुराने जो वॉचेस क्लॉक्स हैं, आजकल तो डिजिटल चला हुआ है, मैक्सिमम लोग डिजिटल प्रेफर करते हैं। तो छोटे छोटे टाइम को मेजर करने के लिए वी यूज़ स्टॉप क्लॉक या फिर स्टॉप वॉच। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जैसे दिस इज़ बेसिकली नॉट अ स्टॉप वॉच। ठीक है, ये एक स्टॉप क्लॉक है, स्टॉप वॉच है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर ना एक बटन होता है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, तो ये ना यहाँ पर रेस्ट करेगी ये नीडल। ठीक है, ये खुद से ऐसे जैसे हमारी घड़ी में नीडल्स चलती रहती है, ऐसे नहीं चलेगी, ये एक जगह रेस्ट करेगी। जब आप इस बटन को प्रेस करोगे ना, उस टाइम पर यहाँ पर ये मूव करना शुरू करेगी नीडल। एक ही नीडल होगी, वो मूव करना शुरू करेगी। ठीक है, एक यहाँ पर भी होगी जो मिनट्स काउंट कर रही होगी, बाकी ये सेकेंड्स काउंट करेगी और ये मूव करती रहेगी। करेक्ट? तो ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉप क्लॉक एंड स्टॉप वॉच। तो ये जैसे हमें कोई भी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम कि जैसे वो एथलीट्स होते हैं, तो एथलीट्स का जो टाइम मेजरमेंट होता है वो यूजुअली इन्हीं स्टॉप क्लॉक्स या स्टॉप वॉचेस से होता है।
ठीक है। अब आप अगर इसको ध्यान से देखो ना तो इसमें ये एक एक मिनट दिखाया गया है और यहाँ पर और छोटे छोटे डिविजन्स हैं जो हमें सेकंड्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट अबाउट द स्टॉप वॉच, दीज आर फॉर द क्लॉक्स विच हैज़ 3 हैंड्स। कौन कौन से हैं? सो वी हैव सेकेंड हैंड, ठीक है, जो सेकंड्स को मेजर करता है। वी हैव मिनट हैंड जो मिनट्स को मेजर करता है, एंड वी हैव आवर हैंड जो आवर को मेजर करता है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? सो दीज आर द मेजरिंग डिवाइसेस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज टेम्परेचर। आज तो बहुत गर्मी हो गई है, बहुत गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, आज बहुत ठंडी लग रही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द जनरल वे वी आर टॉकिंग अबाउट टेम्परेचर, बट we can actually measure this temperature, ठीक है। So let us talk about the measurement of this temperature. So temperature is the measure of hotness or coldness of an object. तो कोई भी आप गर्म चीज को टच करो तो एकदम आप हाथ हटाओगे कि बहुत गर्म है, आइस को टच करो तो आप एकदम से हाथ डालोगे है बड़ी ठंडी है। So this measure of hotness and coldness of a substance is called as temperature, ठीक है। So always remember, if we have हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, मान लो ये एक हॉट ऑब्जेक्ट है और ये एक कोल्ड ऑब्जेक्ट है, सो द हीट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दिस इज टेम्परेचर, ओके। तो अब टेम्परेचर की बात करें तो जैसे हमने बड़े सारे सिस्टम्स पढ़े थे, तो उन सिस्टम्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, काफ़ी सारे यूनिट्स पढ़े थे। सो फॉर टेम्परेचर द SI यूनिट इज केल्विन। सो सी आई हैव रिटन K in small and it is, this K is in capitals because this name is derived from, basically this unit is derived from the name of a scientist. तो Kelvin यहाँ पर in words तो छोटा लिखा है सारा, लेकिन the unit is in capitals, राइट। दूसरा है डिग्री सेल्सियस, तो अगेन दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, दैट इज एंड्रयू सेल्सियस, राइट। तो सेल्सियस तो हमने छोटा सा लिखा है, मतलब इन लोअर केस लिखा है, लेकिन जब हमने सिंबल लिखा है तो उसको हमने कैपिटल में लिखा है। वैसे ही फ़ारेनहाइट, सो द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज GD फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही केस में अगर आप देखो तो हमने ना ये साइन लगाया है, ये ऐसा एक सिंबल लगाया है, सो दिस सिंबल इज रेड एज डिग्री, ठीक है। लेकिन ये जो डिग्री का सिंबल है ये हम केल्विन में नहीं लगाते हैं, दिस इज जस्ट फॉर सेल्सियस एंड केल्विन, राइट, ओके। तो ये हमने बात कर ली कि जो डिग्री है ना वो हम केल्विन में नहीं यूज करते हैं, दैट वी यूज इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, ओके। अब नेक्स्ट इज, दीज आर द 3 डिफरेंट स्केल्स, ठीक है। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द आइस पॉइंट, दैट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, राइट। और ये क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज द स्टीम पॉइंट। तो हम तीनों ही टेम्परेचर्स में देखेंगे कि वो कौन सा टेम्परेचर है जहां पर पानी फ्रीज हो जाता है या फिर पानी बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन स्केल, सो दिस K इज गोइंग टू बी स्मॉल, दिस C इज गोइंग टू बी स्मॉल, दिस F इज गोइंग टू बी स्मॉल। सो केल्विन में तो यहाँ पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, जिसे हम आइस पॉइंट भी बुलाते हैं, केल्विन स्केल में वो 273 केल्विन है। वहीं पर जो स्टीम पॉइंट है, दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, दैट इज 373 केल्विन, ठीक है। तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस है? 100 डिग्री का, राइट। नेक्स्ट इज सेल्सियस। सो सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100। तो अगेन कितने डिग्री का डिफरेंस है? 100 डिग्रीज का, ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट इज फ़ारेनहाइट। सो फ़ारेनहाइट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड स्टीम पॉइंट इज 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो दोनों के बीच में 180 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो नाउ देर आर फ्यू मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर। फर्स्ट इज the degree, like the third point is 1 degree Celsius is equal to 1 degree in the Kelvin scale,
ठीक है। सो मतलब 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, I mean 1 degree in Kelvin scale. Okay, so it is 1 degree. There are some more important points to remember. 1 degree on Celsius scale, ठीक है, इज इक्वल टू 1 डिग्री इन द केल्विन स्केल, ठीक है। तो दोनों 1 डिग्रीज हैं, बराबर हैं। देन 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल, दैट इज 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 9/5 डिग्री ऑन फ़ारेनहाइट। सो दिस इज समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हमें ना जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उस टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द नेक्स्ट इज देयर आर 100 डिविजन्स बिटवीन आइस पॉइंट एंड द स्टीम पॉइंट ऑन सेल्सियस स्केल और द सेंटीग्रेड स्केल, ठीक है। तो हमने देखा है कि आइस पॉइंट इज 0 डिग्री एंड स्टीम पॉइंट इज हाउ मच 100 डिग्री। सो दोनों के बीच में कितने डिविजन्स का डिफरेंस है? 100 डिविजन्स का डिफरेंस है, ठीक है। सो सिंपल, ओके। सो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। सो दे आर लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। सो लेबोरेटरी जो हम लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं और क्लिनिकल जो हम नॉर्मली अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो अगर हम लेबोरेटरी टेम्परेचर को थर्मोमीटर को देखें तो आप देखोगे कि ये स्टार्ट हो रहा है किससे? -10 डिग्री सेंटीग्रेड से, एंड इट इज़ गोइंग अप टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पर अगर आप इस स्केल को देखोगे, इस थर्मोमीटर को देखोगे, सो स्केल इज स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ मेनी 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट इज़ गोइंग अप टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट में देखोगे तो ये 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से शुरू होके 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहा है। सो अब क्योंकि होता क्या है ना कि ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है ये तो हम अपने लिए यूज़ करते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, जैसे थोड़ा भी गर्म लग रहा है तो क्या करते हैं कि अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो हमारा जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है, जो हम सेल्सियस में लेते हैं, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसीलिए ये जो थर्मोमीटर है ना ये 35 से शुरू हुआ है, दिस इज़ द नॉर्मल एंड इट गोज़ अप टू 42। तो इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हुआ तो वैसे भी कुछ नहीं बचेगा। सो दिस इज़ द टेम्परेचर कि अब कितना 37 से कितना ज़्यादा है टेम्परेचर वो चेक करते हैं। फ़ारेनहाइट में भी यूजुअली आपने सुना होगा कि जो हम टेम्परेचर की बात करते हैं ना कि कल तो मुझे 102 डिग्री था या 103 या 104 डिग्री था, क्या था? फ़ारेनहाइट था। दैट वाज नॉट सेल्सियस, दैट इज़ इन फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट वी यूज़, दीज आर यूज्ड बाय डॉक्टर्स एंड इवन दीज आर यूज्ड एट आवर होम्स। आजकल जो हैं वो ऐसे नहीं, ये मरकरी वाला है, मरकरी वाला थर्मोमीटर है, बट आजकल कौन से थर्मोमीटर्स यूज़ हो रहे हैं? डिजिटल थर्मोमीटर्स, जिनमें ना सीधा सीधा हमारे पास डिग्री आ जाती है कि कितना टेम्परेचर है, 102, 103, 104, तो वो डायरेक्टली हमारे पास मतलब डिग्री लिखी हुई आ जाती है, ठीक है, फ्लैश हो जाती है। यहाँ पर हमें मरकरी का लेवल चेक करना पड़ता है, रीडिंग चेक करनी पड़ती है। जब हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स जो हैं -10 से 110 डिग्री सेल्सियस तक हैं, क्योंकि जब हम लेबोरेटरी में काम करते हैं ना तो हम बहुत लोअर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर भी काम करते हैं, हम बहुत हायर रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर भी काम करते हैं, बहुत गर्म चीज़ें भी चेक करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक ऐसा थर्मोमीटर की हमें ज़रूरत है जहाँ पर एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेक करने का प्रोविज़न हो। सो दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर्स। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। तो एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे हम पढ़ रहे थे लेंथ के बारे में, तो लेंथ में हम देख रहे थे कि जब भी हम रीडिंग को मेजर कर रहे हैं ना स्केल में, तो हम उसको बिल्कुल ऐसे सामने रखते हैं और बिल्कुल सामने से रीडिंग चेक करते हैं, ना इस तरफ से ना उस तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट्स का डिफरेंस आ जाता है। तो सेम जब भी हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर को चेक करेंगे तो उस थर्मोमीटर को बिल्कुल ऐसे चेक करेंगे, जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर है तो ऐसे चेक करेंगे, बिल्कुल सामने रखेंगे, उससे हमारे पास क्लियर कट रीडिंग आएगी। अगर हमारा जो मरकरी है वो 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा, मतलब उस इंसान को फीवर है। अगर
अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर होगा तो मतलब उस इंसान को फीवर है। वहीं पर जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का यूज़ करते हैं तो थर्मोमीटर ऐसे हम किसी भी लिक्विड में डिप करेंगे, से वाटर का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं तो वाटर में डिप करेंगे और अब इस मर्करी को राइज होते हुए देखेंगे। अब आप देखोगे एक पॉइंट आएगा जब मर्करी का लेवल राइज होना ना स्टॉप हो जाएगा, उससे ज़्यादा वो राइज होगा नहीं। तो उस केस में क्या है, जब थोड़ी देर के लिए वो वहाँ पर स्टेबल है, दिस मीन्स कि वही टेम्परेचर है उस वाटर का। ठीक है, तो ये तो था बेसिक। अब हमारे पास ना हम फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ ना दो तरह की आती हैं, एक आती हैं फंडामेंटल और दूसरी आती हैं डिराइव। तो हमारे पास ना दो तरह की क्वांटिटीज़ आती हैं, एक आती है फंडामेंटल, दूसरी आती हैं डिराइव्ड। तो फंडामेंटल मतलब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो किसी और चीज़, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, नॉट प्रॉपर्टी बट कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो और क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है। सो फिजिकल क्वांटिटीज जैसे कि अभी तक हमने पढ़ी लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। लेंथ को टाइम से कोई मतलब नहीं है, टेम्परेचर को मास से कोई मतलब नहीं है, लेंथ को टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। सो ऑल दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो इनको हम क्या बुलाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज। सो दे आर नॉट रिलेटेड अमंगस्ट देमसेल्व्स। वहीं पर दूसरी आती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। जैसे कि अगर मैं लेंथ को और से किसी और क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड या ऐड करूंगी तो मुझे कोई और क्वांटिटी मिलेगी। जैसे कि हम एरिया की बात करते हैं, तो एरिया क्या होता है, तो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो अगर मेरे पास ये एक रेक्टेंगल है तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो मुझे ये लेंथ निकालनी पड़ेगी, ये ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी। तो दिस एरिया इज नॉट इंडिपेंडेंट, मुझे इसमें इस फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की ज़रूरत पड़ी। वैसे ही मान लो स्पीड, सो स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ी, डिस्टेंस इज बेसिकली द लेंथ एंड t इज़ द टाइम। तो मुझे इन दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ी ताकि मैं स्पीड निकाल पाऊँ। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिन विच आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मेजरेबल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जैसे कि लेंथ, मास एंड टाइम, दे आर कॉल्ड एज द डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, फ्रॉम वेयर आर दे डिराइव्ड, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ठीक है, तो मतलब लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर का यूज करके मैं कुछ एक डिराइव्ड क्वांटिटी बना लूंगी। करेक्ट, वो अपने में इंडिपेंडेंट नहीं है। जैसे एरिया भी खुद से कोई क्वांटिटी, खुद से कुछ नहीं बना सकता, हमें उसके लिए लेंथ की ज़रूरत है। जब लेंथ होगी तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। राइट, तो ये बात समझ आ गई। अब आप बोलोगे कि ये सारी कहानी की इधर ज़रूरत क्या थी मैम, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी तक जितनी भी हमने क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वो हमने ऐसी क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं जो खुद में इंडिपेंडेंट हैं, उनको किसी और क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन अब जो हम एक क्वांटिटी पढ़ने वाले हैं, द लास्ट फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज़ द डिराइव्ड क्वांटिटी, जो डिपेंड करती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे। कौन सी क्वांटिटी है वो है एरिया। तो एरिया कि जैसे हम बात करें सो एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वैसे ही वॉल्यूम की बात करें सो वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। वैसे ही स्पीड की बात करें सो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ एरिया की बात करेंगे। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। देखो इस क्लास में ना बड़े सारे न्यूमेरिकल्स तो आपको नहीं पूछे गए हैं, बट एरिया से आ सकते हैं। पीछे वालों के ना ज़्यादातर आपको कन्वर्जन्स पूछे जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या आएगा, यहाँ से कोई सा न्यूमेरिकल आ सकता है। तो मान लो मेरे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने यहाँ पर रखा है, तो कितना सरफेस एरिया इसने ऑक्यूपाई किया है, इस ऑब्जेक्ट ने कितना सरफेस एरिया ऑक्यूपाई किया है, दैट इज कॉल्ड एज एरिया और द सरफेस एरिया। तो एरिया या सरफेस एरिया हम एक ही बात मानेंगे। ठीक है, सो द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द एरिया और द सरफेस एरिया। राइट, सो एरिया कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। तो जैसे कि ये मैच बॉक्स है, तो इस मैच बॉक्स का जो लेंथ है और इसकी ये जो ब्रेड्थ है, ठीक है, सो दिस विल टेल अस द एरिया ऑफ दिस मैच बॉक्स। सो दो लेंथ्स मेजर कर रहे हैं, बेसिकली है तो दोनों ही लेंथ है ना, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों को ही हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट, लेंथ क्या होती है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस,
है ना। तो यहाँ भी हम वही मेजर कर रहे हैं, यहाँ भी हम वही मेजर कर रहे हैं। तो बेसिकली हमने क्या मेजर किया है, लेंथ, है ना। सो दिस मीन्स कि हम यहाँ पर एरिया में हम 2 लेंथ का मेजरमेंट ले रहे हैं और उसके बेसिस पर हम अपना एरिया निकाल रहे हैं, करेक्ट। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल। सो फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स। तो आपका जो भी ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है, उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। अ मेजर ऑफ इट्स लेंथ एंड वी मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर कर लिया। अब इफ द लेंथ ऑफ द ज्योमेट्री बॉक्स इज 20 सेंटीमीटर, तो गिवन क्या है हमें, सो गिवन टू अस इज द लेंथ दैट इज 20 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ जो हमने मेजर की थी दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको फाइंड आउट करना है एरिया। तो ये क्या है, ज्योमेट्री बॉक्स क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो इट विल बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, 7 2 ज़ा 14 एंड 7 0 ज़ा 0, सो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये जब मैंने 1 सेंटीमीटर को दूसरे सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, दोनों ही सेंटीमीटर्स की पावर्स क्या थी, 1, तो ये क्या हो गया, पावर्स ऐड हो गई, तो ये क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक आपने ये स्क्वायर नहीं पढ़ा था, अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, सेकेंड, केल्विन, ठीक है। अब जब हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की बात करते हैं तो यहाँ पर एक से ज़्यादा यूनिट्स आते हैं। कई बार जब सिमिलर यूनिट्स होते हैं तो वो स्क्वायर में या क्यूब में अलग अलग तरह से वो डिनोट किए जाते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस, द एरिया ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स इज़ 140 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात क्लियर हुई, वेरी गुड। अब देखो ये वो पार्ट है ना जहाँ से बड़े सारे क्वेश्चंस बनेंगे, बेसिकली न्यूमेरिकल्स बनेंगे। तो न्यूमेरिकल्स का आंसर आपको अब आना चाहिए, ठीक है। सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ साइड, तो स्क्वायर ऑफ द साइड, ठीक है। तो ये देखो, ये है मेरा एक स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। सो से ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो वो होता है स्क्वायर, राइट, जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया में हम क्या कर रहे हैं, एरिया में हम 2 साइड्स को मेजर करके उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो अब क्योंकि सारी ही साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या होगा, साइड रेज टू द पावर 2, या फिर अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो 1 ही आए, लेकिन जब मैंने सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। जिस भी बच्चे को यहाँ पर डाउट होता है ना कि मैम ये स्क्वायर कैसे आ रहा है, मतलब जो भी डाउट होता है प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। वैसे मैंने आपको ये सारी कैलकुलेशन बताई कि कैसे हुआ, एक बार फिर से बता देती हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है। तो मान लो मेरे पास 1 सेंटीमीटर और एक और सेंटीमीटर है। जब मैं 2 सेम यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो बेस है वो सेम ही रहेगा। अब अगर इसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ये 1 हो जाता है। तो जब मैं 2 को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आप जब भी निकालते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो आप 2 साइड्स को मेजर करते हैं और हमेशा ही आपका जो यूनिट है वो स्क्वायर में होता है, ठीक है। ये तो क्लास 6 में हम सिर्फ एरिया पढ़ रहे हैं। जब आप क्लास 7 में जाओगे ना तो आप और भी बहुत सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ोगे और वहाँ पर ना क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स बहुत सारे पूछे जाएंगे आपको, और पूछे तो 1-2 जाएंगे, लेकिन आप जब उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये याद रखना है कि फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो याद भी नहीं रखना है, बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि हमने निकाला कैसे है। अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है और बाकी 2 साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो मतलब अगर ये L है तो ये भी L है, ये B है तो ये भी B है। तो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज the area of rectangle of length L and breadth B is equal to length into breadth, that is L multiplied by B। तो यही है इसका फॉर्मूला।
तो मान लो L इज़ 2 सेंटीमीटर एंड B इज़ 1 सेंटीमीटर, तो हम इन दोनों ही वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हैं। 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज़ 2, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो क्या हुआ, सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, दोनों में पावर क्या है 1, सो 1 + 1 इज इक्वल टू सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, समझ आ गया, गुड। आगे चलते हैं। नाउ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। सो ट्राइंगल की अपनी एक लेंथ होती है, सो लेंथ ऑफ दिस बेस, इसका बेस का लेंथ मान लो L है और इसकी जो हाइट है से इट इज़ H, राइट। तो बस यही दो हमने लेंथ्स मेजर करनी है। सो इट विल बी हाफ length of the base into height. Say the length is 5 centimeter and height is 2 centimeters. ठीक है, तो क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। सो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ 2 कैंसिल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आया, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स, सिंपल नंबर्स लेके कर रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लैमिना जिसका रेडियस है r, ठीक है। तो जब हम एक सर्कल बनाते हैं और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मैच करते हैं और ये जो लाइन है ये सेंटर से पास होती है, ठीक है, ये है सेंटर इसका। जब ये लाइन सेंटर से पास होके सर्कल के एक एंड से दूसरे एंड को टच कर रही है, नॉट एग्जैक्टली यही, मान लो ये सेंटर है तो यहाँ से लाइन आ रही है या यहाँ से लाइन आ रही है, सो दीज आर कॉल्ड एज डायामीटर, तो इसे हम बुलाते हैं डायामीटर, ठीक है। तो ये भी डायामीटर है, ये भी, ये सारे डायामीटर्स हैं। इस डायामीटर का जो हाफ होता है, ठीक है, सो डायामीटर और रेडियस इज इक्वल टू हाफ इंटू डायामीटर, सो द हाफ ऑफ दिस डायामीटर इज कॉल्ड एज रेडियस। अब ये रेडियस इधर को भी बन सकता है, ये रेडियस इधर को भी बन सकता है, ये इधर को भी बन सकता है, बस द ओनली कंडीशन इज कि ये सेंटर से पास होना चाहिए, सेंटर से हमारे सर्कल के साइड पर आके ये लाइन पास होनी चाहिए। बात समझ आई है? ओके, तो व्हाट इज़ द एरिया, तो देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि कई बच्चे भूल जाएंगे, तो इनका एक चार्ट बनाना है और सामने लगा लेना है और रिवाइज करना है। सो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ अ सर्कुलर लैमिना ऑफ रेडियस r, सो इट इज़ पाई मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर दो लेंथ जो हमने मेजर की वो क्या है, वो रेडियस ही है। सो व्हाट इज़ द आंसर, इट इज़ पाई r स्क्वायर, सो द एरिया ऑफ अ सर्कल इज पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मान लिया कि r जो है, ठीक है, ये जो r है ये है से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 से भी चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम 7 रखेंगे, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, what is the value of pi, always remember the value of pi is 22/7 और it is written as 3.14, तो ये होती है हमारे पाई की वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें तो मैं 22/7 पुट करूँगी क्योंकि ये मेरे आंसर को थोड़ा ईजी बना रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट करूँगी, अब क्या बचेगा मेरे पास, सो 7 2s are 14, 7 2s are 14, 15, तो मेरे पास क्या आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कोई आंसर लिख रहे हो ना, उसका यूनिट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आपने 154 लिखा और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना भूल गए, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज इनकम्प्लीट आंसर और आपके मार्क्स कट सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है यूज़ ऑफ ग्राफ पेपर्स टू फाइंड एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ध्यान से हर एक पॉइंट को आपने सुनना है। अभी तो शुरू करें, चलो। नाउ द यूज़ ऑफ ग्राफ पेपर टू फाइंड एरिया, तो ग्राफ पेपर का यूज़ करके हम किसी भी रेगुलर या इरेगुलर बॉडी के एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एक सरफेस एरिया, मतलब एक जगह जो उसने स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने ये पेन रख दिया, तो अब इस पेन ने कितना
एरिया कवर करके रखा है मेरे हाथ पे, दैट इज द सरफेस एरिया और द एरिया। तो बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी लेंथ चाहिए और मुझे इसकी ब्रेड्थ चाहिए एंड अकॉर्डिंगली आई विल फाइंड इट आउट। ठीक है, तो ग्राफ पेपर का यूज़ कब करेंगे, जब हमारे पास कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हमें जो रेगुलर हैं इवन इरेगुलर भी हैं, तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को ग्राफ पेपर के ऊपर रखेंगे, उसकी बाउंड्री को ऐसे ट्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बाउंड्री को ट्रेस करेंगे। मान लो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट था, मैंने इसकी बाउंड्री को ऐसे रफली ट्रेस कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे ये निकालना है कि इसका एरिया कितना है इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, तो पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि इस ग्राफ पेपर को रीड कैसे करते हैं। तो आप देख रहे हो बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं यहाँ पर जो मिलकर ये पूरा ग्राफ पेपर बना रहे हैं। तो अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेजर करूँगी, सो इट विल कम आउट टू बी 1 mm। यहाँ से यहाँ पर मेजर करूँगी, ये भी 1 mm आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्मॉल स्क्वायर का एरिया जो है वो कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर का स्क्वायर। तो एक छोटे से स्क्वायर का जो एरिया है दैट इज 1 मिलीमीटर स्क्वायर। लेकिन अगर अब जैसे मैंने ये एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है, अगर मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है ना, तो मैं अगर एक छोटे छोटे बॉक्स को यहाँ काउंट करने लगूंगी तो ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ा स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो इट हैज़ 5 स्मॉल डिविजन्स। ठीक है, 5 दिस साइड 5 दिस साइड। तो बेसिकली ये एक जो है इट कम्स आउट टू बी 1 सेंटीमीटर दिस वे। ठीक है, एंड इट इज 1 सेंटीमीटर्स दिस वे। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया कितना है इस स्क्वायर का, इट इज़ 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। राइट, सिंपल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इतनी सी इंफॉर्मेशन के साथ आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हम इस पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको अब यहीं पर बताऊंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो द क्वेश्चन इज, इन द फिगर कंप्लीट द स्क्वायर्स मार्क्ड एज टिक। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर्स आर मार्क्ड एज टिक आर 7 एंड हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स आर मार्क्ड एज 3। तो जब भी हम ग्राफ पेपर को रीड करते हैं और वहाँ पर ग्राफ पेपर में किसी ऑब्जेक्ट का लैमिना देखते हैं, मतलब वो एरिया देखते हैं जो उसने ऑक्यूपाई किया था, तो हमें काफ़ी कुछ समझ आता है। जैसे कि अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये एक कंप्लीट बॉक्स कवर किया है इसके सरफेस एरिया ने, ये आधा किया है, ये वाला जो बॉक्स है ये हाफ भी नहीं है बल्कि उसका भी हाफ है एक तरह से। ठीक है, तो इस केस में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हमने बाउंड्री ड्रॉ कर ली, अब हम ये काउंट करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने कंप्लीट स्क्वायर्स कितने कवर किए हैं। तो इस क्लास में तो हमें ना ये दे के रखा है कि 7 कंप्लीट स्क्वायर्स हैं। ठीक है, सो कंप्लीट स्क्वायर्स जो हैं वो 7 हैं और हाफ या फिर मोर देन हाफ स्क्वायर्स जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो वो स्क्वायर्स जो आधे से कम जिन में बेसिकली आधे से कम एरिया कवर्ड है उनको हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। जैसे अगर हम इस स्क्वायर की बात करें, ठीक है, तो ये मेरा एक स्क्वायर था और इसमें ना इस ऑब्जेक्ट ने आधे से भी कम एरिया कवर किया था, तो इस स्क्वायर को मैं इग्नोर कर दूंगी। वैसे ही अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूं तो इस स्क्वायर में इस ऑब्जेक्ट ने मोर देन हाफ एरिया कवर किया, तो इसको मैंने ले लिया। इस स्क्वायर की बात करूं तो इसने हाफ स्क्वायर का एरिया ले लिया है, तो इसको भी मैं कैलकुलेट करूंगी। तो इसका मतलब है कि जब भी हम ग्राफ पेपर पढ़ रहे हैं तो अब हम वो बॉक्सेस पहले कैलकुलेट काउंट करेंगे जो पूरे कवर हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के लैमिना में। ठीक है, उसके बाद हम वो स्क्वायर्स या बॉक्सेस काउंट करेंगे जो आधे कवर्ड हैं या आधे से ज़्यादा कवर्ड हैं। ठीक है, बात क्लियर हुई? ओके, ठीक है, बात क्लियर हुई।
ऑल राइट, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बेसिक यहाँ पर एरिया लगाएंगे, ठीक है, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे. सो इट विल बी हाउ मेनी स्क्वायर, 7 + 3, and what is the area of each square? The area of each square is going to be 1 centimeter square. So what is my answer? So 7 + 3, 10 into 1 centimeter square. So this means 10 centimeter square is my answer. बात समझ आई? ओके चलो आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. देखो वो तो बड़ी ही सिंपल सी पिक्चर थी, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है. डिफिकल्ट इन द सेंस ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ये बहुत इरेगुलर ऑब्जेक्ट है. सो द क्वेश्चन इज इन द फिगर द नंबर ऑफ कंप्लीट सर्कल्स आर 22 विच आर मार्क्ड विद द टिक. ठीक है, तो इसने बोला है ये 22 हैं. क्या हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. मुझे तो 13 ही दिख रहे हैं, लेकिन इसने 22 क्यों बोला है आई डोंट नो. ठीक है, तो मैंने तो यहाँ पर ले लिया 13. राइट, द नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स आर 9. सो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है, 9 नहीं है. तो ये या तो मैंने क्वेश्चन की इमेज पिक्चर गलत कॉपी की हुई है यहाँ पर, बट इट्स ओके, हमें अपना आंसर निकालना है इस इमेज के बेसिस पर. तो ये हो गए मेरे दोनों ही नंबर्स. ठीक है, तो अब मेरा एरिया क्या होगा, द नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर्स प्लस नंबर ऑफ हाफ और मोर देन हाफ स्क्वायर्स मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर. सो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो ऐड करो 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज द आंसर? सो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ दिस इरेगुलर ऑब्जेक्ट. बात समझ आई? सिंपल था. ओके, तो अब आते हैं एसआई यूनिट्स पे. तो वैसे तो हम तब से एसआई यूनिट्स ही पढ़ रहे हैं. तो है होता क्या है कि द एसआई यूनिट इज मीटर स्क्वायर और स्क्वायर मीटर. ठीक है, तो जैसे ये एक स्क्वायर है तो ये यहाँ पर क्या है, 1 मीटर है. इस तरफ को, इधर को भी 1 मीटर है, इधर को भी 1 मीटर है. सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एसआई यूनिट? एसआई यूनिट इज मीटर. इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज मीटर. ठीक है, सो 1 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑन ऑफ ईच साइड ऑफ 1 मीटर. ठीक है, सो ये डेफिनेशन को आपको थोड़ा सा याद कर लेना है. राइट, अब इसी से रिलेटेड ना कुछ और यूनिट्स आते हैं. वही बात हो गई कि 1 मीटर की चीज़ ही तो नहीं देखनी है, या फिर 1 मीटर तक का ही डिस्टेंस थोड़ी ना मेजर करना है. छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है. सो अकॉर्डिंगली वी हैव डिफरेंट यूनिट्स ओवर हियर फॉर एरिया. सो लेट अस सी व्हाट आर द यूनिट्स. सो फर्स्ट इज 1 डेका मीटर स्क्वायर. सो जब ये वर्ड आता है ना डेका, सो डेका का मतलब होता है 10 और मीटर स्क्वायर तो आप सबको पता ही है. तो इसको हम लिखते हैं कुछ ऐसे. ठीक है, ऑल राइट. सो 1 डेका मीटर स्क्वायर. सो डेका इज 10. तो अगर हम एक स्क्वायर की बात कर रहे हैं और इस तरफ भी 10 मीटर है, यहाँ पर भी 10 मीटर है, सो इट इज़ गोइंग टू बी 10 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर. सिंपल था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी. ओके, हेक्टा. तो जब हम हेक्टा की बात करते हैं तो हम हेक्ट की बात करते हैं तो हम 100 बोल रहे हैं. ठीक है, तो इसका मतलब है 100. सो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 100 मीटर इंटू 100 मीटर. तो हाउ मच विल दिस बी? दिस विल बी 10 रेज टू द पावर मीटर स्क्वायर. तो इसको हम लिखेंगे 10 रेज टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर. राइट, ओके. किलो, तो किलो हमने पढ़ा था, किलो इज 1000. ठीक है, तो किलो क्या होता है? किलो होता है 1000. तो ये होगा 1000 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1000 मीटर. तो हम 2 बार क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हम स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर 2 साइड्स को मेजर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको 2 बार लिख रहे हैं. ठीक है, सो इट इज़ 30 देन अगेन 3 zeros मीटर स्क्वायर. सो ये कितना हो जाएगा? 10 रेज टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर. बात क्लियर हो गई? ओके, अब ये तो थे बड़े बड़े वाले यूनिट्स. अब थोड़े से छोटे यूनिट्स की बात करते हैं, जैसे स्क्वायर डेसीमीटर.
ठीक है। सो दिस स्क्वायर डेसीमीटर, सो स्क्वायर डेसीमीटर ये एक छोटा यूनिट है मीटर से। सो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है इट विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक और उससे छोटा यूनिट है दैट इज स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर एक ऐसा स्क्वायर जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/100 मीटर इंटू 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 बाय कितनी जीरोज, 4 जीरोज मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है तो अब मुझे इसको न्यूमरेटर में लेके जाना है, तो मैं 10 को बेस रखूंगी, नंबर ऑफ जीरोस काउंट करूंगी और वो यहाँ पावर में लिख दूंगी। लेकिन क्योंकि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में गया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। करेक्ट, सो इट विल बी 10 रेज़ टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। राइट, तो बात समझ आ गई। ओके, सो नाउ यू कैन मेक अ नोट ऑफ दीज यूनिट्स ऑफ एरिया जो आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत काम आने वाले हैं। द फर्स्ट इज 1 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 100 मीटर्स। डेका इज 10। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 10 मीटर को 10 मीटर से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर आ गया था। देन 1 हेक्टेयर, हेक्टेयर हेक्ट मतलब हम 100 की बात कर रहे हैं, तो हमने 100 मीटर को 100 मीटर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास 10,000 मीटर स्क्वायर या फिर इन शॉर्ट 100 एकर्स आ गया था, मतलब डेकामीटर आ गया था। राइट, देन किलो, किलो इज हाउ मच, किलो इज 1000। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 1000 मीटर को 1000 मीटर से मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये आंसर आ गया था। राइट, देन 1 डेसीमीटर स्क्वायर, सो 1 डेसीमीटर इज 10 सेंटीमीटर, सो 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, तो ये आंसर आ गया था। देन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को हमने जब मीटर में कन्वर्ट किया तो सेंटीमीटर 1/100 मीटर्स इंटू 1 सेंटी इज 100, सो इट इज़ 1/100 ओवर 1/100 मीटर, तो हमारे पास क्या आ गया, 1/10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हमने इसको मिली में कन्वर्ट किया तो मिली इज अगेन 1/1000, so it was 1/1000 into 1/1000 is equal to how many zeros, 6 zeros। तो जब मैंने इसको ऊपर लगाया, मतलब जब मैं पावर को ऊपर लेकर गई तो वो नेगेटिव हो गई और वो स्क्वायर आ गया। राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट अस डू अ क्विक recap of the chapter by solving this match the column। okay, so the column 1 says the length of a housing plot। तो हमें बताना है कि ये जो लेंथ है इसको हम कैसे मेजर करेंगे, क्या हम इसको क्लॉक से करेंगे, बीम बैलेंस, थर्मोमीटर, मेजरिंग टेप, ग्राफ पेपर और मीटर रूलर। तो हम कैसे करेंगे, मीटर मेजरिंग टेप का यूज़ करके। द नेक्स्ट इज द ब्रेड्थ ऑफ अ बुक। अगर एक मेरे पास बुक है और उसकी मैंने ब्रेड्थ मेजर करनी है तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली एक मीटर रूलर लूँगी और उसे कर लूँगी। देन मास ऑफ एन एप्पल, तो अगर मुझे एक एप्पल का मास लेना है तो मैं क्या लूँगी, मुझे कुछ मास को मेजर करने वाला चाहिए, तो क्लॉक तो करेगी नहीं। बीम बैलेंस हमारे पास एक ऑप्शन है तो यही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ टाइम फॉर स्टडी, कि मुझे 10 बजे से लेके 11 बजे तक पढ़ना है तो मुझे कैसे पता चलेगा, मैं क्या करूँगी, मैं एक क्लॉक का यूज़ करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैं क्या करूँगी, थर्मोमीटर का यूज़ करूँगी। देन सरफेस एरिया ऑफ अ लीफ, एक लीफ का अगर मुझे सरफेस एरिया लेना है, अब लीफ किस में आता है, इररेगुलर ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो इररेगुलर ऑब्जेक्ट को मैं ग्राफ पेपर से मेजर कर पाऊंगी। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेजर द डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था। So this was all from our today's session. I hope you understood the complete chapter. कोई भी डाउट होगा प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन ऑफ learnerhub.com।